होने वाला है, बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। पहला सवाल बहुत ज्यादा जरूरी, फ्रांस ने अपने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दूतों को वापस क्यों बुला लिया है? फ्रांस, हमारा प्यारा दोस्त फ्रांस, और हमारा प्यारा तो दोस्त है ही, इसी के साथ साथ वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का भी प्यारा था। लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ में उसके रिश्तों में इतनी कड़वाहट आई कि उसने दोनों देशों से अपने दूत वापस बुला लिए। कुछ याद है आपको, वंस अपॉन ए टाइम हम लोगों ने ना पाकिस्तान की न्यूज पढ़ी थी, आपको याद होगा चार्ली एब्दो वाला केस, कि फ्रांस की एक अखबार है जिसके अंदर पैगंबर साहब का कुछ विवादित फोटो पेस्ट कर दिया गया था। पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के राजदूत को वापस भेजने के नाम पर लगभग 1 महीने तक पूरा पाकिस्तान बंद करा दिया गया था कि फ्रांस के राजदूत को वापस भेजा जाए। है संसद में प्रधानमंत्री जो हैं वो भाषण दे रहे हैं कि फ्रांस के राजदूत को भेजने की हमारी हिम्मत नहीं है। यानी वो फ्रांस जो इतना ताकतवर है कि एक देश उसके राजदूत को वापस भेजने के नाम पर अपने देश में पूरी तरह संकट देख लेता है, वही फ्रांस इसी बात पर इतना नाराज हुआ कि उसने अपने राजदूतों को किसी देश के भेजने से नहीं, खुद से वापस बुला लिया। और कहां से बुलाया? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से बुलाया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी होने वाली है। बदलते हुए पावर गेम की कहानी है, अमेरिका की ताकत घटने की कहानी है। इसको जरूर समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लस माइनस होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबर है और महत्वपूर्ण खबर की शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं, केवल आप इस न्यूज को यहां से देख लें। ये फ्रांस 24 करके एक न्यूज चैनल है, उसकी न्यूज है कि फ्रांस ने अपने एम्बेसडर्स को यूएस और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया, क्या हुई कहानी, इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो किया था, वीडियो की फोटो हिलाना ही कट गया है हमारा, लीजिए। हमने एक प्रॉपर वीडियो किया था, अब इसमें वो इमेज नहीं आई है। मैंने आपके सामने एक वीडियो किया था और वो वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई मतलब एक संगठन का निर्माण हुआ है जिसका नाम है ऑकुस। और वो ऑकुस नामक जो संगठन है, उस ऑकुस नामक संगठन में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर के न्यूक्लियर डील करने की बात सामने आई थी। अगर आपको याद हो तो हमने आज से 2-3 दिन पहले ही आपको ये वीडियो किया था और उस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक बात बताई थी कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर के आपस में डील कर रहे हैं ब्रिटेन की सहायता से कि वो एक न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो एक न्यूक्लियर पनडुब्बी को बनने को लेकर के इस प्रकार की डील सामने आई थी और उसमें ये चीज भी निकल करके आई थी। मैं एक्चुअली में आपके लिए वो करंट इश्यूज की लिस्टिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो मिल जाए तो एक बार। तो उसके अंदर जो है मैंने आपको प्रॉपर तरीके से ये वीडियो के माध्यम से बताया था कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन मिलकर के बनाने की बात कर रहे हैं एक, हाँ मिल गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर के बनाने की कोशिश कर रहे हैं एक पनडुब्बी जो कि न्यूक्लियर पनडुब्बी है। अब इस न्यूक्लियर पनडुब्बी को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये मेरे क्लास का ही नोट्स है, अगर आप देखें तो मैंने उसी दिन आपको शाम के दिन ये वाली न्यूज पढ़ाई थी, अगर आपको विजिबल हो रही हो। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं, उसी न्यूज के अंदर स्लाइड है, आप पहचाने तो इसमें लिखा हुआ है स्टैब इन दी बैक, फ्रांस हिट आउट ऑकूज अलायंस विद फियर इट थ्रेटन इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप। मैंने आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच में हुए जो दोस्ती का कनेक्शन था उसमें मैंने एक लाइन बताई थी इसी वीडियो के अंदर, और ये वीडियो मैंने किया है आज से, और टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को वो पिन भी कर दें आज के वीडियो के अंदर। ये हम लोगों ने कब किया है, आज से 2 दिन पहले ही किया था वीडियो, जिसमें मैंने वीडियो के दौरान आपको ये बताया था कि भाई किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए और एक प्रकार से फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका के साथ और ब्रिटेन के साथ में समझौता कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये चीज आपको ध्यान आ गई कि हाँ हमने ऐसा कोई वीडियो किया था और मैंने टेक्निकल टीम से निवेदन भी किया है कि वो ये वीडियो आपके लिए पिन कर दें, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। मैंने ये वीडियो आपको बता दिया है, आप इसे देख भी लीजिएगा। चलिए अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा यह है कि जब ऑकुस की संगठन की बात आती है तो ऑकुस के अंदर, साथियों ऑकुस है क्या, जो विद्यार्थी वो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो तो जरूर देख लें। मैंने उस वीडियो में उसी समय, क्योंकि जब मैं ये वीडियो कर रहा था 1 घंटे पहले ही ये न्यूज आई थी कि फ्रांस ने ये कहा था कि हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया है, और हमने उस वीडियो को उसी समय ले लिया था। ये शायद फ्राइडे शाम की बात है। उसके बाद में घटनाक्रम बदलते गए और बदलते बदलते ये हुआ कि फ्रांस ने जिसको ये कहा कि भाई मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है, उसने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। तो जो विद्यार्थी इस घटना को नहीं जानते उन्हें मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं कि हुआ क्या था। साथियों बात है वर्ष 2016 की। 2016 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इन दोनों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि हम लोग सबमरीन का निर्माण करेंगे। सबमरीन क्या होती है, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो ये समझ लें कि एक प्रकार का ऐसा वाहन जो लड़ाकू तो है लेकिन पानी के भीतर रह के चलता है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैंने पिन करवा दिया है। एक ऐसा वाहन जो पानी के नीचे रह करके लड़ाई करने जाता है, पानी के नीचे लड़ाई करने वाले व्हीकल को आप सबमरीन कहते हैं। सबमरीन कई प्रकार की होती है, कई प्रकार से मतलब एक सबमरीन ऐसी होती है जो
डीजल से चलती है, एक सबमरीन ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है, एक सबमरीन ऐसी होती है जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है। जनरली दुनिया में जिनके पास भी सबमरीन होती हैं वो डीजल से चलने वाली होती हैं। सबमरीन जब पानी के भीतर चलती है तो दुश्मन के मतलब वो उस क्षेत्र अधिकार में घुसने की कोशिश करती है गुप्त रूप से, ताकि किसी को पता भी ना चले कि कोई सबमरीन आ गई है, और वो सबमरीन आपके अंदर पानी में घुसते हुए देश के नजदीक तक आ जाती है, दुश्मन देश के, और उसको पता भी नहीं चलता। सबमरीन का पता लगाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिसे सोनार टेक्नोलॉजी कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी जिसके क्षेत्र में आप घुस रहे हो, मान लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान के क्षेत्र में अपनी सबमरीन भेज रहा है, तो कैसे पता चलेगा उसे कि इंडियन सबमरीन हमारे यहां आ गई है? तो वो अपने देश के अंदर पानी के भीतर एक मशीन लगा के रखता है जिसे सोनार मशीन कहते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो अपने माध्यम से साउंड वेव्स पानी में छोड़ती है और साउंड वेव्स के माध्यम से उसे पता चलता है कि पानी के भीतर कोई हलचल हो रही है। इस हलचल का पता लगा तो लिया जाता है, लेकिन साथियों कई बार ऐसा होता है इस हलचल का पता लगने से दुश्मन जिसके आप गए हैं या वो देश जिसके आप क्षेत्र में घुसे हैं वो आप पर अटैक कर सकता है, आपकी सबमरीन को मार के गिरा सकता है। अपनी एक ना मूवी है, हिंदी मूवी है गाजी अटैक के नाम से, आप उसे देखिएगा, काफी बेहतरीन मूवी बनाई हुई है पनडुब्बी के बारे में, पीएनएस गाजी के बारे में, कि भारत ने कैसे पाकिस्तानी सबमरीन को मार गिराया था। वो मूवी हिंदी मूवी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। एनीवे, तो साथियों इसी प्रकार से दुश्मन देश की आपको सबमरीन का पता चलता है, क्योंकि वो डीजल से चल रही है तो इंजन आवाज कर रहा है, इसलिए इन सबमरीन में डीजल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ऐड कर दी जाती है, यानी बैटरी से चलने वाला। जैसे आप लोग जिस बैटरी रिक्शा में बैठ के चलते हैं उसकी आवाज भी नहीं होती, वैसे ही जो सबमरीन बिजली से चलती है, यानी जो बैटरी अपने अंदर भर के ले जाती है, उनमें भी आवाज नहीं होती, तो उनका आना जाना किसी को पता नहीं चलता। यह टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है। इसकी जगह पर क्यों पुरानी हो चुकी है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हजारों टन वजन होता है एक सबमरीन का, और जब वो किसी के क्षेत्र में एंट्री करती है तो उसके क्षेत्र को पता चल जाता है कि सामने से कोई सबमरीन आई है, इसलिए, और बैटरी ज्यादा देर तक इतना वजन का सबमरीन को खींच नहीं सकती क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये जो डीजल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली सबमरीन है, इन्हें संयुक्त रूप से यूज किया जाता है। जब मतलब फ्री रूप से घूम रही होती है सबमरीन, तब तो वो घूम रही होती है डीजल से, और जब किसी के क्षेत्र में एंट्री करती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करती है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने 2016 में $100 बिलियन का, कितने का आप ध्यान से सुनिएगा, $100 बिलियन का एक टाई अप किया। क्या टाई अप था? कि वो सबमरीन बनाकर देगा ऑस्ट्रेलिया को। कौन? फ्रांस बना के देगा। कितने रुपए में? $100 बिलियन में। देखिए इसमें दो रेट निकल के आई है, एक जगह निकल के आई है $40 बिलियन और एक जगह निकल के आई है $100 बिलियन। अब सही क्या है ये कहीं पे भी बाहर निकल के नहीं आता है, हम दोनों में से कुछ भी मान लें, बिलियंस अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अगर फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को 2016 से नेगोशिएट कर रहा था कि मैं आपको सबमरीन बना के दूंगा, अचानक क्या हुआ? अचानक साथियों एक दिन की बात है, उस समय पर मतलब आज से 3 दिन पहले की बात है, फ्रांस के राजदूत को ऑस्ट्रेलिया के अंदर यह बताया जाता है कि आपके साथ जो 2016 से हमारी डील चल रही थी वो डील हम रद्द कर रहे हैं। ये बात ऐसी थी जिस समय फ्रांस का राजदूत जो ऑस्ट्रेलिया में था उसे ये बात बता करके कहा जाता है कि आपके साथ जो हमारी बात चल रही थी वो तो कैंसिल की जाती है, और आपको सूचना दी जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ मिलकर के कोई नई डील करने जा रहा है। इस बात को 1.5 घंटा हुआ, इतनी देर में एक लाइव प्रसारण होता है। लाइव प्रसारण में एक तरफ बाइडेन होते हैं, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन होते हैं, और तीसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होते हैं। ये तीनों लोग लाइव एक साथ जुड़ते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं क्या? कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को देने जा रहा है न्यूक्लियर पावर्ड रिएक्टर वाली, न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाली सबमरीन। तो देखिए कैटेगरी पहचानिए, एक तरफ हुआ जो डीजल से चलने वाली सबमरीन है, एक है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और तीसरी हुई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। घोषणा होती है कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देने जा रहा है, और इसे बेचेगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ही इसका निर्माण किया जाएगा। और इस काम को करने के लिए एक संगठन बनाया गया, उसका नाम रखा गया ऑकुस। ऑकुस में ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन, और यूएस स्टैंड्स फॉर अमेरिका, यानी ऑकुस नामक एक संगठन का निर्माण हो गया। फ्रांस ने तुरंत इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ये तो हमारे पीठ में छुरे घोंपने जैसा है, स्टैब इन बैक, यानी कि पीठ में छुरा घोंपना। हमारे साथ 5 साल से नेगोशिएशन चल रहे हैं, ये बनाएंगे, यूं करेंगे, ऐसे करेंगे, और अचानक घोषणा होती है। इसका मतलब इस दोष में जिम्मेदार कौन है? इस दोष के अंदर फ्रांस ने जिम्मेदार ठहराया, एक तरफ अमेरिका को और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को। फ्रांस ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा, क्या कहा? ये है विदेश मंत्री जिन्होंने कहा कि हम लोग, इनका नाम है जीन यीज ले डेरियन, अब जो भी नाम है भैया विदेश मंत्री हैं हमारे लिए, इन्होंने तुरंत कहा कि हम
अपनी जो एम्बेसी वॉशिंगटन के अंदर है और अपनी जो एम्बेसी फ्रांस के अंदर है, मतलब उसके अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहां से अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला रहे हैं, हमारे राजदूतों को वापस बुला रहे हैं। हमारे साथ धोखा हुआ है। अब आप पूछेंगे इसमें धोखे की क्या बात है? धोखे की ये बात है साहब कि फ्रांस की जो असली कमाई है वो उसके रक्षा उपकरण ही है। यानी फ्रांस जिस प्रकार से अमेरिका अपने हथियार दुनिया को बेचता है, ऐसे ही फ्रांस भी अपने हथियार दुनिया को बेचता है और दुनिया को बेचे गए हथियारों से ही, यानी कि वेपन से ही वो पैसे कमाता है। अब अगर आपने उसका व्यापार ही तोड़ दिया तो फिर फ्रांस किस प्रकार से ग्रोथ करेगा? एक बहुत बड़ी डील थी, तो इतनी बड़ी डील को मिलने से या छूटने से फ्रांस को बहुत बुरा लगा और फ्रांस ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। अब आप पूछेंगे कि इस स्थिति में किसका रिएक्शन क्या हुआ, अमेरिका का रिएक्शन क्या था और फ्रांस कितना बड़ा देश है कि क्या वो अमेरिका से पंगा ले सकता है? अभी तक तो सर हमने यही सुना है कि जो करता था वो अमेरिका ही करता था, अमेरिका ही हमेशा किसी दूसरे देश से अपने राजनयिक वापस बुलाता था, अमेरिका ही किसी देश पर सैंक्शन लगाता था। फ्रांस की कैपेसिटी क्या है? तो चलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। साथियों, जिस न्यूक्लियर पावर्ड उसकी बात हो रही है, सबमरीन की बात हो रही है, ये सबमरीन फ्रांस भी बनाता है। प्राउड की बात यह है कि यह सबमरीन भारत भी बनाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के कुल 6 ही देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन अवेलेबल है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य हैं, जिनमें से एक अमेरिका है, एक चाइना है, एक रशिया है, एक यूके है और एक फ्रांस है। छठा देश भारत ही है। इवन जर्मनी के पास भी न्यूक्लियर पावर्ड यानी न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन नहीं है। फ्रांस का यह प्रयास था, हमारी जो आईएनएस अरिहंत है वो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली है और हमने खुद ने बनाई हुई है। फ्रांस का कहना यह था कि चूंकि हम भी ये चीज जानते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया चाहता तो हमसे भी बनवा सकता था। अमेरिका ने कहा कि जनाब बात ऐसी है कि फ्रांस हमारा पुराना मित्र है और हम अपने पुराने मित्र को मना लेंगे, क्योंकि हमारे हमसे जो भी हुई है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। फ्रांस को लग रहा है कि उसने हमारे साथ, मतलब हमने उसके साथ धोखा किया है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके मन में क्यूरियोसिटी तो बहुत उठेगी कि सर बाकी तो सब सही है लेकिन फ्रांस ऐसा कर सकता है, इसकी मतलब इतनी हिम्मत कैसे है? तो चलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। अमेरिका जिस चीज का दम भरता है कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, उसके पीछे सबसे बड़ी जो चीज है वो है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। साथियों, फ्रांस भी परमानेंट मेंबर है। यानी कि अगर कंपैरिजन की बात आए, कल को अगर फ्रांस और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि क्या अमेरिका दुनिया को एकजुट करके किसी पर अटैक कर पाएगा? आंसर है नहीं। जिस प्रकार से आज रशिया अमेरिका के हर चीज में टांग अड़ाता है, अब फ्रांस भी अड़ा सकेगा। अगर हम वो कंडीशन लेते हैं जब बिल्कुल सब चीजें बिगड़ने लगे, तो वीटो लगा देने से फ्रांस अमेरिका के हर काम में व्यवधान डाल सकता है। नंबर दूसरा, अमेरिका जिसकी दम पर दुनिया के किसी भी देश पर अटैक करने की हिम्मत रखता है वो है नाटो, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा सैन्य गठबंधन जिसके माध्यम से अमेरिका की सेना दुनिया के किसी भी देश पर अटैक करने पहुंच जाती है, चाहे फिर वो अफगानिस्तान हो, चाहे फिर वो यूके, इराक हो, कोई सा भी देश हो। उस नाटो का भी प्रमुख सहयोगी है फ्रांस। तीसरी चीज, जिस यूरोपियन यूनियन को यह समझा जाता है कि ये अमेरिका 2.0 है, भाई यूरोप का ही तो आधिपत्य है ना अमेरिका पर। अमेरिकी लोग हैं कौन? जो नेटिव अमेरिकन हैं वो तो अब बचे नहीं, नेटिव मतलब कुछ ही संख्या में बचे हैं, लाख 5 लाख की संख्या में। असल में अमेरिका में जो मुख्य जनसंख्या है वो किसकी है? वो यूरोपियंस की तो है, विशेष रूप से अंग्रेजों की ही है। जो असल में आज आप अमेरिकी कहते हैं वो सब यहीं से तो वहां गए थे। तो फिर ऐसी स्थिति में अमेरिका को यूरोप 2.0 कह सकते हो या यूरोप को अमेरिका 2.0 कह सकते हो। तो फिर आप पूछेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहते हो? कहना यह चाहता हूं कि यूरोपियन यूनियन में सबसे ताकतवर देश कौन है इस समय पर? तो केवल 2 ही देशों की बात होती है, एक फ्रांस है और एक जर्मनी है। फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का अभी प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। 1 साल तक यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट रहेगा फ्रांस। ऐसी स्थिति के अंदर यदि अमेरिका और फ्रांस की तलखी बढ़ती है तो यूरोपियन यूनियन भी फ्रांस के साथ, वो अमेरिका के साथ में कोई ना कोई अगेंस्ट डिसीजन ले सकती है। यानी कि अमेरिका की जो ग्लोबल इमेज है उसे इस घटना से बहुत बड़ा धक्का लगा है। आज आप जैसे जो युवा हमको सुन रहे हैं या जितने भी लोग इस घटना को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उनके मन में एक सवाल उठेगा कि जब से हम बड़े हुए हैं, जब से अपन बड़े होते जा रहे हैं, तब से अपन देख रहे हैं कि अमेरिका मन में आता है जो करता है उसके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता। अक्सर हमने 2 ही लोगों को सुना है, या तो चाइना को सुना है या रशिया को सुना है। अब तीसरा जो उनका प्रबल सहयोगी था वो उसके खिलाफ निकल के आ गया है। ये बदलती हुई वर्ल्ड डिप्लोमेसी का परिणाम है। अब यदि अमेरिका के अंदर समझदारी बची है तो वो फ्रांस को मैनेज करेगा, कैसे मैनेज करेगा, कैसे समझाएगा, ये उसके ऊपर है। अगर ये बात बिगड़ती है तो बाइडेन की, मतलब जो बाइडेन का शासन है उसके अंदर सबसे बड़ी फेलियर में कंसीडर की जाएगी। आप पूछेंगे सर ऑस्ट्रेलिया क्या है? देखिए ऑस्ट्रेलिया तो वो है जो कि बना ही उनसे था जिन्हें
ब्रिटेन में रहने नहीं दिया गया था। यानी ऑस्ट्रेलिया की कहानी तो यही है कि ये ब्रिटेन 2.0 है। तो बोले ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया ने निर्णय लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होगा? देखिए ऑस्ट्रेलिया तो छत्र छाया में जी रहा है अमेरिका की और ब्रिटेन की, तो बोले ये जैसा कहेंगे वैसा कर लूंगा मैं। तो ऑस्ट्रेलिया से दुश्मनी रखने का भी कोई मतलब नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास ठीक ठाक है, कोयला है, यूरेनियम है और आजकल का लिथियम भी है। इसलिए उसके साथ में किसी को कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है। वो वैसे पिछलग्गू है, अब वो इंडिया का पिछलग्गू हो रखा है, पहले वो चाइना का पिछलग्गू हो रखा था, लेकिन करता वो वही है जो अमेरिका चाहता है। जैसे ना एक तरह से यूं समझिए कि जैसे चाइना ने नॉर्थ कोरिया को बड़ा किया, ऐसे अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को बड़ा किया। ठीक है, फिर आप पूछेंगे सर ब्रिटेन की कहानी क्या है? बोले देखो ब्रिटेन जो है ना वो है बीच का बंदर, यानी कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। असल में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर के टाई अप किया। यूके बीच में कहां से आ गया? आप सोचिए, ग्लोबल इंसल्ट इसे भी कहते हैं कि फ्रांस ने यूके से अपने राजदूत को वापस ही नहीं बुलाया। आप पूछेंगे क्यों, यूके के साथ संबंध अच्छे हैं क्या? बोले नहीं, बोले यूके को उसने अंडर एस्टिमेट कर रखा है कि तुम में नहीं है ये बात, तुम्हारा किया धरा हो ही नहीं सकता, और होता भी तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है यार। मतलब एक तरफ से सोचिए कि उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर से राजदूत बुला लिया, यूएस के अंदर से बुला लिया। एक लॉजिकल सवाल है, यूके से क्यों नहीं बुलाया सर? है ना, मतलब अपने मन में एक सवाल आना चाहिए, सर यूके से भी बुलाना चाहिए क्योंकि ऑकस के अंदर तो यूके भी है ना सर, तो यूके भी है तो सर इसके अंदर से यूके वाले को भी बुलाना चाहिए था। ऐसा क्या हुआ कि उसने यूके वाले को नहीं बुलाया? तो भाई यूके वाले को इसलिए उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे यार, तुम कर नहीं पाओगे यार। वो जो कहानी है ना, एक क्रेता है एक विक्रेता है, तुम तो वैसे बीच में बोले मैं भी नाचूंगा टाइप से है, तो बोले लोड मत लो तुम। फिर एक बड़ा सवाल बचता है, फ्यूचर क्या है इस बात का? देखिए फ्यूचर तो यही है कि सब में समझौता हो जाएगा, क्योंकि दुनिया अब वो संकट देखने की स्थिति में नहीं है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हुआ था। ये लोग दुश्मनी तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फ्रांस की नाराजगी जो है उसको मिटाने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उसे कोई ना कोई डील पकड़ा दी जाएगी। भविष्य देखते हैं, क्योंकि कोई भी इन सब में से, ये बिल्कुल वैसे हो गया, एक परिवार था जो पूरी तरह से साथ रहा करता था, उसमें से एक सदस्य नाराज हो गया तो उसको मना लिया जाएगा। यही है फ्यूचर, इसका और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला